हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 है उसमें। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ग्रीन फाइनेंस क्या होता है। मतलब जो हमने पहले देख रखा है ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस को लेके हमारे इंडिया में क्या प्रोग्रेस रहा है, क्या ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करेंगे जानने की ये कि ग्रीन फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देके, मतलब ग्रीन फाइनेंस को लेके हमारे इंडिया ने क्या क्या कितनी कितनी कोशिश कर रखी है, क्या क्या अपने आप को टारगेट दे रखे हैं और उस टारगेट को किस किस तरीके से अचीव कर रखा है ना। ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये बात को समझ सके कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कितना कोशिश कर रहा है हमारा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रोग्रेस इन इंडिया। इंडिया हैज स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन ग्रीन फाइनेंस एज अर्ली एज 2007। मतलब क्या कि हमारे इंडिया ने 2007 में ही शुरुआत कर दी थी कि ग्रीन फाइनेंस देना। In December 2007, the RBI issued the notification on corporate social responsibility, sustainable development, and non-financial reporting role of banks, and mentions the importance of global warming and climate change in the context of sustainable development. तो बोल रहे हैं कि ग्रीन फाइनेंस देना हमने 2007 में शुरू कर दिया था। तो 2007 में क्या हुआ था, जो आरबीआई है, जो बैंकों का रेगुलेटर है, उसने क्या किया था, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। तो नोटिफिकेशन किसके बारे में था? ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आने वाले पार्ट में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने देख रखा है, और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि फाइनेंशियल चीजों को छोड़ के नॉन फाइनेंशियल, मतलब कि आपको क्लाइमेट चेंज के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां है बैंकों की, आपको सोशल क्या क्या जिम्मेदारियां है, इन सब बातों के बारे में अब बैंकों को आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उनके क्या क्या रोल रहेंगे, ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने बताई थी। ठीक है। तो मतलब क्या कि आरबीआई ने वहां पे एक यहाँ पे इस बात पे जोर दिया कि बैंकों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। बैंकों को क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट नहीं, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में बता रखी थी। बोल रहे हैं आगे कि इन 2008 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फॉर्मुलेटेड विद द, एक सेकंड से थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ठीक है। 2008 में क्या हुआ था कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इसको क्यों बनाया गया था? इट वाज फॉर्मुलेटेड विद द विजन टू आउटलाइन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इस एक्शन प्लान को इसलिए बनाया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में बनाया गया था इसलिए क्योंकि ये एक ना फिर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मतलब एक पॉलिसी है जिसको यूज करके, जिसकी स्ट्रेटेजीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर उसको कम करने की कोशिश करेंगे। फिर बोल रहे हैं आगे दी क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट। ठीक है, एक सेकेंड। The Climate Change Finance Unit was formed in 2011 within the Ministry of Finance as a coordinating agency for the various institutions responsible for the green finance in India. उसके बाद हमारे इंडिया में क्या हुआ कि हमारे इंडिया में आया CCFU, मतलब कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट आया 2011 में, जिसको किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लाया था। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। जितनी भी ग्रीन फाइनेंस एक्टिविटीज होती है, हमारे जो ग्रीन फाइनेंस एक्टिविटीज होती है हमारे इंडिया में, जो अलग अलग ग्रीन बैंक्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, या हमारे रेगुलर बैंक्स, कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो ग्रीन फाइनेंसिंग करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट को बनाया गया था। द मेजर स्ट्रेटेजीज मूव सिंस 2012 included implementation of the sustainability disclosure requirements। तो 2012 में एक महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पे लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? तो सेबी के द्वारा। तो सेबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया सेबी ने कि सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि देखते सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेटरी फॉर द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट बीएसई एंड एनएसई टू पब्लिश एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, रिवाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बोल क्या रहे हैं, जो सेबी है, हमारा सेबी क्या है, जैसे कि हम आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है कि जितने भी हमारे बैंक से, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका कंट्रोल कौन है? आरबीआई। जैसे कि
पेंशन फंड होता है, जिसके इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उनका कौन होता है, उनका होता है इरडा, है ना। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज होती है, वैसे सेबी होता है। तो सेबी क्या है, जितना जो आपका शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सेबी। तो सेबी ने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था। सेबी ने क्या क्या किया था कि जितने भी टॉप, है ना, जितने भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है जो बीएसई पे और एनएसई पे रजिस्टर है। देखिए फ्रेंड्स, अब लिस्टेड कंपनीज क्या होती है, लिस्टेड कंपनीज वो कंपनी होती है जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होते हैं। जब भी उस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, पब्लिक से वो जो पैसे चाहती है, तो वो क्या करती है, एनएसई में और बीएसई में जाके अपने शेयर जो है वो पब्लिक को बेचती है, लोगों को बेचती है, इन्वेस्टर्स को बेचती है और उनसे पैसे इकट्ठा करती है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी 100 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर सेबी के एनएसई और बीएसई पे रजिस्टर करा रखे हैं, तो उनके उनको यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया, है ना, ये मैंडेटरी एक कंपलसरी कर दिया कि जो भी एनुअल बिजनेस आप लोग करते हो, आप लोग जो पैसे कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, तो उस पैसों कमाने के साथ साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर, मतलब कि आप अ, पर्यावरण के प्रति या पर्यावरण को हानि ना हो इसके लिए आप कौन कौन सी जिम्मेदारियां लेते हो, या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी लेते हो। मतलब क्या कि जिस एरिया में, मान लीजिए एग्जांपल, जिस एरिया में कंपनी बनी हुई है, उस एरिया में लोगों के हित में या पर्यावरण के हित में आप लोगों ने कौन कौन से काम कर रखे हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज आप लोग करते हो, ये रिपोर्ट अब करनी पड़ती है कंपनीज को, सेबी को। ठीक है, जो टाइम टू टाइम, मतलब कि जितना भी सेबी ने टाइम प्रिस्क्राइब टाइम वहाँ पे दिया होगा, 6 महीने हो गए, 4 महीने, 12 महीने, तो उस टाइम के हिसाब से वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि 2017 में क्या हुआ। 2017 में यहाँ पे सेबी ने गाइडलाइंस इशू की ग्रीन बॉन्ड को लेके। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं कि ग्रीन बॉन्ड मतलब ये स्पेसिफिक उन इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए होते हैं कि जो चाहते हैं कि पर्यावरण को कोई हानि ना हो। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति हित में काम करना चाहते हैं, तो वो इस ग्रीन बॉन्ड को खरीदते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है ना कि जब भी कोई इन्वेस्टर ग्रीन बॉन्ड में पैसे लगाता है, तो ये बात पहले से डिफाइन होती है कि मतलब कि बैंक बैंक नहीं, सॉरी, कि यहाँ पे कंपनीज की बात चल रही है। तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, जब वो ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स है उनको कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो मतलब कि एक इन्वेस्टर्स का राइट होता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, या किस तरीके से वो जो पैसे इन्वेस्टर्स ने कंपनी को दे रखे हैं, किस तरीके से कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है ना। ये सारी बातें ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस में यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देयर हैव बीन स्पेस सेवरल फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एट वर्क इन इंडिया। तो इंडिया ने ग्रीन फाइनेंस को लेके, मतलब कि क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव यहाँ पे दे रखे हैं। These incentives are in line with the India's commitments under the 2015 Paris Agreement to reduce the greenhouse gas emission intensity by 33 to 35% below 2005 levels, and to achieve 40% of installed electric capacity from non-fossil sources by 2030। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंसेंटिव देती रहती है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा मिले और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो। तो इसके लिए हमारे इंडिया ने क्या किया कि हमारे इंडिया ने इंसेंटिव इंसेंटिव जो है वो किस किस फॉर्म में देती है। इंसेंटिव कभी कभी पैसों के फॉर्म में देती है, या कभी कभी आपको टैक्स में कंसेशन मिलता है। तो इंसेंटिव कब देती है, कहाँ पे दिया इंडिया ने, तो इंडिया की जो कमिटमेंट है 2015 में जो पेरिस का अग्रीमेंट हुआ था, तब हमारे इंडिया ने वहाँ पे कमिटमेंट दिया था कि इंडिया ने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की इंटेंसिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग पर्यावरण में छोड़ रहे हैं प्रोडक्शन में से, अपनी कंपनीज में से, फैक्ट्रीज में से, तो उसकी इंटेंसिटी को हम 33 से लेके 35 तक, 33% से लेके 35% तक, मतलब ये कितना भी हो सकता है ना, 33.35 हो सकता है, या 34 हो सकता है, या 34.5 हो सकता है। यानी कि इस रेंज में 33 से लेकर 35% तक की रेंज में हम उस कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की इंटेंसिटी को कम करेंगे। और साथ ही साथ जो 40% का जो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है, मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमें जरूरी है उतनी जितनी हम जनरेट करते हैं, उसमें से 40% हम लोग कहाँ से जनरेट करेंगे, तो नॉन फॉसिल सोर्सेस, यानी कि सोलर यूज, मतलब सूरज की किरणों से, हवा से, पानी से, या न्यूक्लियर
न्यूक्लियर की जो एटॉमिक सोर्सेस होते हैं उससे करेंगे। तो इन अलग-अलग सोर्सेस को यूज़ करके हम लोग हमारी 40% इलेक्ट्रिक की जनरेशन मतलब जो पावर की हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। तो ये बात यहाँ पे इंडिया ने जो वो पेरिस एग्रीमेंट में बता रखी थी, तो उसको पूरा करने के लिए इंडिया टाइम टू टाइम यहाँ पे इंसेंटिव देता रहता है। एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इंडिया को ना टारगेट, ये जो बुक है ना 2023 की, ठीक कोई बात नहीं, 2023 की फर्स्ट पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे इंडिया को कितना टारगेट दिया गया था, 40% टारगेट दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में इंडिया का ये जो 40% टारगेट है ना, ये तो कब का पूरा हो चुका है। यहाँ पे टारगेट इंडिया का 50% है ना। अभी इंडिया जो है ना उसका 50% से ज़्यादा भी जो पावर वो यूज़ करता है उसमें से मतलब कि जितना पावर, जितनी पावर कैपेसिटी है उसकी जनरेट करने की, उसमें से 50% अब वो रिन्यूएबल नॉन फॉसिल सोर्सेज को यूज करके जनरेट करता है। और ये टारगेट का उसका टाइम कितना था, 2030, लेकिन ये टारगेट उसने 2025 में ही अचीव कर लिया था, ठीक है। ये इंडिया की बात बहुत अच्छी है कि इंडिया जो है ना हमारा, वो कभी ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने हमें टारगेट दिया है तब इसलिए हम लोग काम करेंगे, वो दिल से चाहता है, वो मन से चाहता है कि जो क्लाइमेट रिस्क के, जो क्लाइमेट चेंज का निगेटिव इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए वो दिल से यहाँ पे कोशिश करता है। The Government of India offers 30% of the installation cost of the rooftop solar panels as subsidy to the institutional, residential and social sectors in most states। ठीक है यहाँ पे तो बोल रहा है कि हमारे इंडिया क्या कर रहा है ना अभी, बहुत सारी सब्सिडीज हम लोगों को मिल रही है ना, क्योंकि हमें क्या करना है कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे इंडिया क्या करती है, सब्सिडी देती है, हमारी सरकार जो है वो सब्सिडी देती है कहाँ पे, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे, मतलब जो हमारे घर पे जो घर पे बोल लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंशियल मतलब कि हमारे घर पे हो गया, सोशल सेक्टर यानी कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे छत पे जो उनके हॉस्पिटल के छत पे जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, या इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके छत पे जो यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, तो सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा दें, तो इसके लिए लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, इसलिए वहाँ पे जब भी सोलर पैनल लगवाती है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग घर, जैसे फैमिलीज और सोशल सेक्टर, तब जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वहाँ पे लगती है, वो पैनल लगाने में जो खर्चा आता है, तो उसमें से 30% जो है वो सरकार देती है, ताकि लोग क्या करें, उसे प्रेफर करें, है ना, लोग करें कि मतलब उनका कॉस्ट कम हो और उनको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने के लिए ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर सकें। इन सम ऑफ द इन सम ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट द सब्सिडी इज अप टू 70% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो 70% तक यहाँ पे सरकार दे सकती है। In addition, beneficiaries can avail a generation-based incentive wherein they can receive ₹2 per unit of generation if the generation exceeds 1100 kilowatt to 1500 kilowatt per year। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ कुछ अलग अलग स्टेट होते हैं, कहाँ पे कुछ कुछ स्टेट में आपको 30% यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे, कुछ कुछ स्टेट में आपको 70% यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल मतलब ये तो सब्सिडी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में क्या होगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर इस रेंज में ये 1100 किलोवाट से लेके 1500 किलोवाट तक अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो उस जो पर्टिकुलर जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट कर रखी है उसके लिए आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। कितना इंसेंटिव मिलेगा, पर यूनिट 2 रुपए मिलेगी, है ना। मान लीजिए किसी साल अगर आपने यहाँ पे 1200 किलोवाट, है ना, 1200 किलोवाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो यहाँ पे आपने एडिशनल कितनी कर दी ना, 100 किलोवाट, है ना। 100 किलोवाट अगर आपने एडिशनल जनरेट कर दिए, तो 100 इंटू पर 2 यूनिट जितने भी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डिसाइड किया होगा, उतना पैसा आपको एडिशनल मिलेगा। ये इंसेंटिव है फ्रेंड्स, इंसेंटिव, ठीक है। मतलब ये आपको एडिशनल आ रहा है आपके पास, उसके साथ साथ, है ना, आगे तो आगे और भी बेनिफिट है। आगे क्या बेनिफिट है कि आपको इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा एडिशनल पे, साथ ही साथ जो एडिशनल जो एक्सेस पावर आपने यहाँ पे जनरेट कर रखी थी, जो 100 किलोवाट आपने जनरेट कर रखी थी, तो उसको आप बेच भी सकते हो। जो भी सरकार ने उस टाइम पे तारीफ लगाया होगा, जो भी सरकार का उस टाइम पे जो रेट होगा, उस हिसाब से आप लोग उसे बेच सकते हो। मतलब कितना फायदा देती है सरकार, कितनी कोशिश करती है कि लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, है ना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो सके। यहाँ पे आपको सरकार सब्सिडी भी देती है, आपको इंसेंटिव भी देती है, साथ ही साथ जो एडिशनल आपने यहाँ पे पावर जनरेट की है उसको आप बेच भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत फायदा होता है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने का।
सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि अपने आप को भी अच्छा महसूस है ना, हम भी अच्छा महसूस करते हैं कि चलिए हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी सिचुएशन अभी इतनी खराब है क्लाइमेट रिस्क को लेके, तो उसको कम करने के लिए हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान यहाँ पे चल रहा है, तो ये बात भी बड़ी दिल को अच्छी लगती है। फिर बोल रहे हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द 2 फेजेस। तो 2 फेजेस कौन कौन सी है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो एक फेम स्कीम यहाँ पे सरकार लेके आई थी, ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखना है। तो फेम स्कीम के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम 2015 से और 2019 में ये लेके आई थी। तो टू एनहांस द फ्लो ऑफ क्रेडिट and reducing the upfront purchase price of all vehicles and developing the infrastructure such as charging stations to encourage green vehicle production and sales। तो यहाँ पे ये स्कीम को लाने का मतलब क्या था, फेम स्कीम को क्यों लाया गया था? क्योंकि सरकार हमारी चाहती थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है ना, यहाँ पे है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे बढ़ावा मिले, है ना, फ्लो ऑफ क्रेडिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए बैंक यहाँ पे लोन दे, साथ ही साथ उसका प्राइस जो है ना, उसका परचेस कॉस्ट जो है वो कम हो सके। और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किया कि जो हमने देखे ना अलग अलग एरियाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनी हुई थे। मान लीजिए रास्ते में अगर चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो उस पॉइंट पे जाके आप दोबारा अपनी जो बैटरी है गाड़ी की, उसको चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्रेडिट भी दे, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए यहाँ पे प्रमोट करना है, आपका परचेस कॉस्ट भी कम करना है, आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना है। ये सब करने के पीछे सरकार का यही मकसद है कि वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे। और जो बैंक है यहाँ पे, मतलब कि सिंपल सी बात, जैसे कि हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर, जो हमारे बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर के लिए टारगेट दे रखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इस स्कीम के तहत लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रमोट किया जाता है। In order to counter the high upfront cost of the such vehicle, the State Bank of India has introduced a green car loan scheme for electric vehicles with 20 basis points lower interest rate and longer repayment window कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग कार लोन्स। अब बोल रहे हैं यहाँ पे तो ये जो अपफ्रंट है ना, अपफ्रंट कॉस्ट मतलब जो ज़्यादा कॉस्ट है उसको कम करें। मतलब लोग सोचेंगे ना, जब भी आप कार लेने जाते हो तो आप कॉस्ट के बारे में भी सोचते हो, बेनिफिट के बारे में तो सोचते ही, साथ साथ कॉस्ट के बारे में भी सोचते हो। तो ये लोग ज़्यादा ना सोचे, लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर करें, इसलिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, उसने एक स्कीम लाई ग्रीन कार लोन। तो इस लोन के तहत सरकार नहीं, स्टेट बैंक एसबीआई क्या करता है कि कार लोन बांटती है। जो उसके रेगुलर कार लोन होते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट है उससे 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2 है ना, 0.2 इंटरेस्ट रेट उसका कम रहेगा जो ग्रीन कार लोन है उसके लिए। और साथ ही साथ लॉन्गर रिपेमेंट विंडो, मतलब कि मान लीजिए अगर नॉर्मल कार लोन के लिए अगर टाइमिंग आपका 5 या 7 साल है, तो ग्रीन कार के लिए आपको मिनिमम 10 साल का यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ब्रॉड in a production linked incentive for manufacturing of high efficiency models in the arena of the renewable energy। तो हमारी सरकार भी क्या करती है, टाइम टू टाइम यहाँ पे पीएलआई देती है। पीएलआई मैंने एमएसएमई के जो हमने देखा चैप्टर, उसमें काफी अच्छे से पीएलआई बता रखा है। तो पीएलआई आपको इंसेंटिव होता है, कभी कभी पैसे के फॉर्म में होता है, कभी कभी आपको टैक्स में कंसेशन है, किसी और फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारी सरकार एनकरेज करती है कि आप लोग क्या करेंगे, जो हाई इफिशियंसी मॉड्यूल्स है, मतलब कि आप लोग सोलर पैनल लगवाते हो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, तो ये सारे काम करने के जो इक्विपमेंट वहाँ पे लगे हुए होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो उनको जनरेट करने के लिए हाई इफिशियंसी, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोग बनाओगे, ऐसे रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स आप लोग बनाओगे कि जिसको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे। तो इस तरीके के मॉड्यूल्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट अगर आप लोग बना रहे हो, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे पीएलआई देती है, इंसेंटिव देती है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सोलर इक्विपमेंट हमारे इंडिया में बने। आगे बोल रहे हैं दी आरबीआई हैज ऑल्सो बीन टेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स। तो आरबीआई भी बहुत कोशिश कर रही है, बहुत अलग अलग पॉलिसीज ले रहे हैं, मेजर्स ले रही है, ताकि ग्रीन फाइनेंस को यहाँ पे बढ़ावा दे सके। इट हैज इंक्लूडेड द स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अंडर। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कोशिश कर रखी है कि आरबीआई ने क्या किया है कि स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, हमने देखा कि 8 अलग अलग सेक्टर होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, तो उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी भी एक था। तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पीएलआई के अंडर ला दिया है,
अंडर दिस स्कीम रिफॉर्म्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आर एलिजिबल फॉर लोन अप टू 30 करोड़। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जितने भी फर्म्स यानी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनको अपने सोलर पैनल लगवाने के लिए, सोलर या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को रिलेटेड जो भी वो उनके प्रोजेक्ट है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे 30 करोड़ तक का लोन मिलेगा। जो पहले 15 करोड़ था, अब 15 करोड़ नहीं, अभी वो 30 करोड़ हो गया। ये बात हो गई फर्म्स की यानी कंपनीज की। वहीं पे अगर हाउस होल्ड यानी कि हम जैसे लोगों को अगर घर अपने घर पे सोलर प्लांट लगाना है या सोलर अपने रूफ टॉप पे या अगर सोलर प्लांट लगवाने हैं, तो हमारे हमारे जैसे कस्टमर के लिए यहाँ पे हम जैसे इंडिविजुअल लोगों के लिए यहाँ पे 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। इन सितंबर 19 इंडिया अनाउंस द टारगेट टू रीच 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2030। तो अभी ये जो टारगेट है हमने देखा कि ये टारगेट अभी इंडिया का बाकी है, ठीक है, 2030 तक अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है 450 गीगावाट का। लेकिन जो 50% हम लोगों ने डिसाइड किया था टारगेट कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी जो कैपेसिटी है, जितना हम जनरेट करते हैं, उसमें से 50% हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। लेकिन अभी 2030 आने तक हमें ये टारगेट अचीव करना अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 4 खत्म होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में किस किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस हो रखा है, ये बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ने क्या किया है। 2007 में ही इंडिया ने जो ग्रीन फाइनेंसिंग शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें आरबीआई ने बताया था कि अलग अलग बैंकों को किस तरीके से रोल निभाना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है ताकि क्लाइमेट रिस्क को कम कर सके। फिर हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान आया क्लाइमेट चेंज को लेके, तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे बनाई गई थी। फिर क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट हमने देखा, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लाया था। ये एक एजेंसी होती है जो भी अलग अलग ग्रीन एक्टिविटीज करती है हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन, तो उनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। फिर एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे हमने देखा कि 2012 में सेबी ने एक सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लाया था। मतलब कि जितने भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है, उनको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो सोशली कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, पर्यावरण को हानि ना हो इसलिए वो कौन कौन से यहाँ पे काम कर रही है। फिर हमने ठीक है यहाँ पे देखा कि पेरिस में जो अग्रीमेंट किया था हमने, ये तो बहुत बार देख लिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो भी सनरूफ के आप लोग सोलर प्लांट लगाते हो, तो उसके लिए यहाँ पे सब्सिडी देती है हमारी सरकार, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सके। तो किसी किसी स्टेट में 30% आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी, किसी किसी स्टेट में आपको 70% मिल जाएगी। और साथ साथ एक और एडिशनल इसके साथ साथ आपको, अगर आपने 1100 किलोवाट और 1500 किलोवाट इसके बीच में अगर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रखी है, तो उसके लिए भी आपको 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी आपने यहाँ पे जनरेट की है, उसे आप बेच भी सकते हो। फिर सरकार ने हमारी एक फेम स्कीम लाई थी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस स्कीम के तहत क्या हमारी सरकार क्या चाहती थी, हमारी सरकार चाहती थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग ज़्यादा खरीदे, उनकी परचेज प्राइस कम हो, और साथ ही साथ उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि अगर बीच रास्ते में आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो आप किसी भी पास के नज़दीक की किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर जाके वहाँ पे चार्ज कर सके। फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेके आई थी, ग्रीन कार लोन। तो ये कार लोन जो है हमारे रेगुलर कार लोन से इनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, और ये इंटरेस्ट रेट याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो बार बार चेंज होते रहते हैं। और साथ ही साथ जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो भी काफ़ी लॉन्गर होता है। फिर हमने देखा कि सरकार यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेके आई थी, पीएलआई लेके आई थी। जब भी कोई कंपनी हो, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के इंस्ट्रूमेंट बनाती है, तो उनको यहाँ पे पीएलआई दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर प्रोजेक्ट जो है, मतलब कि सोलर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है, सोलर इक्विपमेंट जो है इंडिया में बढ़े। फिर आरबीआई ने भी अपना अपना हर कोई इंस्टीट्यूशन देखिए फ्रेंड्स अपने अपने लेवल पे काम करता है क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको पीएसएल के तहत डाल दिया। तो यहाँ पे अब बैंकों को मैंडेटरी होगा कि आपको पीएसएल के तहत ये रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे लोन देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या किया कि जितने भी फर्म्स है, जितनी भी कंपनीज है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी में के लिए पीएसएल के तहत 30 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, और जो इंडिविजुअल है उनको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।